नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ एक ऐसा अनोखा और खास शो है जिसमें आप देखते हैं दुनिया की बड़ी खबरें, क्योंकि हम अपने देश में क्या हो रहा है ये 24 घंटे सातों दिन जान पाते हैं, लेकिन दुनिया की हलचल पर सीधी नजर हमारी नहीं होती। इसलिए वर्ल्ड नाउ में हम आपके लाते हैं दुनिया के कोने कोने से वो बड़ी खबरें जिसका पूरी दुनिया पर इंपैक्ट देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं अपने देश पर भी उसका कुछ असर नजर आता है। वर्ल्ड नाउ में आज क्या खबरें हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे एआई फाइटर जेट की। जी हां, एक ऐसा फाइटर जेट जो बिना किसी पायलट के उड़ेगा, एक ऐसा फाइटर जेट जिसे किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होगी, बिना किसी रनवे के टेक ऑफ करेगा, बिना किसी पायलट के उड़ेगा। आपको लगेगा शायद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अब ये मुमकिन होने जा रहा है। एआई का बढ़ता दौर इसे पॉसिबल बना रहा है। अमेरिका की कंपनी ने एक ऐसा फाइटर जेट तैयार किया है जो बिना पायलट और रनवे के आसमान में दुश्मनों को मात देगा और आसमान से कहर बरसाएगा। अमेरिका के इस एआई जेट के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही बात करेंगे कि इस कंपनी ने जिसने इसे मुमकिन कर दिखाया है, इस कंपनी की खासियत क्या है और एआई का इस्तेमाल हर सेक्टर में होने लगा है तो डिफेंस भी इससे अछूता नहीं है। अगर एआई जेट का मिशन सक्सेसफुल होता है तो आने वाले टाइम पे युद्ध का दौर बदल जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में भी मैक्सिमम जो लड़ाइयां हैं वो ड्रोन आधारित लड़ी जा रही हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब फाइटर जेट्स आ जाएंगे इस तरह से तो फिर ये वॉर अलग ही लेवल पर चला जाएगा। डिफेंस के सेक्टर में एआई कितना कारगर साबित हो रहा है ये भी आपको बताएंगे डिटेल से। फिर बात करेंगे अगली खबर की, बात होगी उस देश की जहां चुनाव के बाद ऐसी हिंसा की आग भड़की कि 700 लोगों की जान चली गई। तंजानिया एक ऐसा मुल्क जहां पर लोग भड़क गए। आखिर क्या हुआ कि लोग गुस्से में आ गए? तंजानिया बेसिकली एक शांत देश माना जाता है, लेकिन चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि लोग जश्न की जगह विद्रोह के रास्ते पर उतर गए। साथ ही बात करेंगे तंजानिया की उस आयरन लेडी की जो तंजानिया की सबसे प्रभावशाली महिला है, कैसे वो यहां तक पहुंची, चुनाव में उनकी क्या भूमिका थी, विद्रोह क्यों भड़का, 700 लोगों की जान कैसी चली गई। तस्वीरों में आप देखिए कैसे अस्पताल, स्कूल, गाड़ियां, सब कुछ लोगों ने फूंक दिया है। इसके बाद बातचीत करेंगे H-1B वीजा के बारे में, जिसके बारे में हिंदुस्तानी भी जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा का क्या करने वाले हैं। वीजा की फीस बढ़ाकर ट्रंप ने भारतीयों को चोट पहुंचाई है, ये बात सही है, लेकिन अब अमेरिकियों की नौकरी छीनने का ठेकरा भी भारतीयों के सिर फोड़ रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने बाकायदा ऐड जारी किया है, उस ऐड में क्या है आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे ट्रंप के खिलाफ वीजा को लेकर अपने ही देश में उठ रही आवाज की। आखिर अमेरिका के सांसदों ने ऐसा क्या किया है जो ट्रंप भारतीयों में नहीं देख पा रहे हैं। हम आपको बताएंगे अमेरिका की वीजा पॉलिसी के बारे में, कितनी तरह के वीजा अमेरिका देता है, कैसे उसमें इंडियन सबसे आगे हैं और क्या वीजा का सिस्टम अमेरिका में है, और H-1B वीजा का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका में आतंकी हमले की। अमेरिका में हैलोवीन वीक को लेकर तैयारी की जा रही है, लेकिन इस हैलोवीन वीक में संदिग्ध सेंध लगाकर बैठे थे। क्या है पूरा मामला, कैसे आतंकी हमला नाकाम किया गया है, कैसे एक बड़े टेरर अटैक की प्लानिंग अमेरिका में की जा रही थी लेकिन उससे पहले ही रोक लिया गया है, ये भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं भविष्य के वॉरफेयर के साथ। वर्ल्ड नाउ में बात उस एडवांस तकनीक की जिसमें इंसान को रिप्लेस किया जा रहा है। हमने वर्ल्ड नाउ में आपको बताया था कि कैसे एआई का एडवांस वर्जन AGI दुनिया में इंसान के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। एआई का रोजमर्रा के दिनों में इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, लेकिन अब युद्ध की तस्वीर भी बदल सकती है। कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दुनिया का पहला एआई से चलने वाला वर्टिकल टेक ऑफ करने वाला फाइटर जेट तैयार हो चुका है। इसमें ना तो पायलट होगा, ना इसमें रनवे की जरूरत होगी। इस फाइटर जेट को अमेरिका की कंपनी ने तैयार किया है। अमेरिकी रक्षा तकनीक कंपनी शील्ड एआई ने इस फाइटर जेट को डेवलप किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। शील्ड एआई की फाइटर जेट की तस्वीर जो एक क्लिक पर 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। आज तक आपने अलग अलग किस्म के फाइटर जेट देखे होंगे, लेकिन अब एक ऐसा फाइटर जेट बनने जा रहा है जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा। यानी इस फाइटर जेट में कोई पायलट ही नहीं होगा, बस आपने प्रोग्राम दिया या फिर इस फाइटर जेट को आपने आदेश दिया कि भाई पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान इलाके में या फिर एबटाबाद इलाके में जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको उड़ा दो।
और कुछ करने की जरूरत नहीं। वो कैसे करेगा, किस हिसाब से करेगा, क्या एल्गोरिदम करेगा, किस स्पीड से जाएगा, किस स्पीड से वापस आएगा, कहां ट्रैक नहीं होना है, कैसे डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम से बचना है, सब कुछ एआई के जरिए होगा। इसे हथियारों की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बताते हैं इस फाइटर जेट के बारे में तफसील से, थोड़ी डिटेल से समझते हैं। इस फाइटर जेट का नाम है एक्स बैट। एआई सिस्टम हाइव माइंड पर एक चलता है। शील्ड एआई कंपनी ने इसे तैयार किया है और यह फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यानी अगर ये कोई गलती करता है तो उस गलती को ये सुधारेगा भी और उससे सीखेगा भी और नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं होगी। सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड और एल्गोरिदम बेस्ड, 110% एक्यूरेसी के साथ। एक्सबैट आकार में कॉम्पैक्ट है। इसका जेट का विंग स्पैन करीब 12 मीटर का है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। जेट की रेंज 2000 नॉटिकल माइल से ज्यादा है। हथियार अंदरूनी या बाहरी दोनों हिस्सों पर लगाए जा सकते हैं। 2026 में पहली उड़ान प्रस्तावित है, यानी बहुत दूर नहीं है अब यह फासला। इसको अगर मैं आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं तो आपने कभी वीडियो गेम खेला है? जब आपके पास कोई ओपोनेंट नहीं होता, यानी कि आपका दोस्त नहीं, आपका मित्र नहीं, तब आप कंप्यूटर के साथ खेलते हैं। ये ठीक वैसा ही है। एक तरफ इंसान फाइटर जेट उड़ा रहे होंगे, एक तरफ कंप्यूटर फाइटर जेट उड़ा रहा होगा। इंसानों से गलती की गुंजाइश हो सकती है, 0.1% भी हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से वही गलती की गुंजाइश 0.000000001% तक भी आप लेकर जा सकते हैं, या नहीं भी कह सकते हैं। 100% एक्यूरेसी। सोचिए कि लड़ाई की जो स्टैंडर्ड है लड़ाई का, वो कहां पहुंच जाएगा। हाइव माइंड एक एआई बेस्ड ओएस बनाया गया है जो इस जेट को बिना जीपीएस के और संचार के भी खुद दिशा तय करने, हमला करने और दुश्मन के बीच से सुरक्षित लौटने की ताकत देगा। एक्स बैट को भविष्य का एआई योद्धा कहा जा रहा है, आसमानी योद्धा कहा जा रहा है, जो युद्ध के मैदान का चेहरा बदल सकता है। यह अकेले मिशन पूरा करने के साथ साथ अन्य फाइटर जेट्स के साथ कोलैबोरेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर भी काम कर सकता है। मान लीजिए कि इस फाइटर जेट के 10 आपने फाइटर जेट आसमान में किसी पाकिस्तान में भेजे भारत ने, तो वो 10 फाइटर जेट आपस में कोऑर्डिनेटेड रहेंगे और कमांड से कनेक्टेड रहेंगे। शील्ड एआई का दावा तो यह भी है कि ये एआई जेट भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ये बिना रनवे के कहीं से भी लॉन्च होकर घातक स्ट्राइक कर सकता है। कंपनी ने बाकायदा इसके लिए वीडियो जारी किया, जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कंपनी ने इसके हर एक फीचर के बारे में बताया था। कितनी ऊंचाई पर जाएगा, कितना एडवांस होगा, ये शील्ड एआई ने दुनिया को बताया। एक्स बैट फिलहाल एक स्केल मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इसे खास अवसर बैक टू द फ्यूचर डे पर लॉन्च किया गया, लेकिन इसमें इंजन और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल लगे होंगे जो इसे 4G से ज्यादा स्पीड देने में सक्षम बनाएंगे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि फाइटर जेट के लिए रनवे की आवश्यकता होती है ताकि जेट का इंजन रफ्तार पकड़ सके और वो हवा में ऊंचाई तक जा सके, लेकिन एक्सबैट के साथ ऐसा नहीं है। ये जो फाइटर जेट है, इसे नहीं चाहिए रनवे, ये वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि डायरेक्ट ऐसे हेलीकॉप्टर के जैसे उठकर फ्लाई कर सकता है। हालांकि इकलौता ये नहीं है, ये आपको भी पता होगा। अमेरिका के पास F-35 फाइटर जेट है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, लेकिन ये इसकी जो तस्वीर आप जरा फुल स्क्रीन दिखाते हैं आपको, ये तस्वीर, इसकी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अलग है, अलग लेवल का है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो, जबकि ये रियल है और बिल्कुल ये फाइटर जेट जैसा ही है। यानी कि आसमान में दूसरे विमानों से टक्कर लेने के साथ साथ जमीन पर मौजूद टारगेट्स को तबाह करने की ताकत रखता है। यह पहली बार है जब आसमान में उड़ने वाला विमान एआई से लैस कर दिया गया है। विमान मतलब फाइटर जेट। हालांकि इससे पहले यूएवीज उड़ाते रहे हैं
अलग अलग देश, अमेरिका ने सबसे ज्यादा यूएवीज का इस्तेमाल किया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, खासकर इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में। लेकिन अब फाइटर जेट जो आ रहा है वो एआई से लैस है, उसमें पायलट की आवश्यकता नहीं है। यह जेट न केवल पूरी तरह से ऑटोमेटेड है बल्कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी कि VTOL सिस्टम से उड़ान भरने में सक्षम है। यानी इस उड़ान के लिए किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होती है। किसी जहाज, द्वीप, छोटे इलाके, किसी छत, कहीं से भी उड़ान भर सकता है और कहीं पर लैंड कर सकता है। हालांकि अभी इसको प्रॉपर लॉन्चिंग में इसमें टाइम है। कहते हैं ये मैक 4 की स्पीड से उड़ता है, यानी कि लगभग 5000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आसान भाषा में अगर समझे तो हम जिस विमान से हवा में सफर करते हैं, जिस एरोप्लेन से, जिसमें हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत कम रफ्तार लगता है, डोमेस्टिक फ्लाइट की अगर बात की जाए तो वो 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। यहां 5000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार पर घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। शील एआई ने इसे द अर्थ इज आवर रनवे की फिलॉसफी पर बनाया है। इसका मतलब यह है कि अब युद्ध क्षेत्र में किसी भी कठिन इलाके से फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। अब यह चिंता नहीं रही कि लद्दाख के इस इलाके में यहां पर रनवे नहीं है, एयर स्ट्रिप नहीं है, तो यहां पर कैसे लैंड करेंगे। यह चिंता नहीं रही कि नॉर्थ ईस्ट के उस इलाके में जाना है जहां पर रनवे नहीं है, लेकिन वहां पर भारतीय सैनिकों को मदद चाहिए, इंडियन आर्मी को मदद चाहिए। तो ऐसे जगहों पर, ऐसे टेरेन पर जहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रनवे नहीं है, वहां पर यह बहुत कारगर साबित हो सकता है। हालांकि एक बात फिर मैं दोहराना चाहूंगा, अमेरिका का F-35 फाइटर जेट जो है, जो बहुत एडवांस है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट, उसे कहा जाता है कि वो बगैर रनवे के टेक ऑफ यानी कि VTOL वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की खासियत और कैपेबिलिटी रखता है। अब जरा एक्सबैट की खासियत आपको बताते हैं डिटेल से। इसमें पायलट नहीं है लेकिन एआई ही पायलट, नो पायलट कॉम्बैट जेट है ये। इंसान की जगह पूरी तरह से इसे एआई कंट्रोल करेगा। एआई को बस एक कमांड देना है कि आपको जाना है पाकिस्तान के फलाना जो टेरर कैंप है उसको नष्ट करना है, उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी कि लोकेशन ये है, बस इतना ही। इसे एआई सिस्टम हाइव माइंड चलाता है, ये खुद सोच सकता है, लक्ष्य की पहचान कर सकता है, फैसले ले सकता है, यानी नो ह्यूमन नो फियर मशीन, खुद अपना कमांडर। एआई सिस्टम में ह्यूमन मशीन टाइमिंग की तकनीक है। इसे रनवे की जरूरत नहीं है, VTOL टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, किसी भी जगह से उड़ सकता है, चाहे वो रेगिस्तान हो, जंगल हो, पहाड़ हो, इमारत हो, बिल्डिंग हो, घर हो, सड़क हो। दुश्मन के लिए इसके लॉन्चिंग पॉइंट का पता लगाना इस तरह से नामुमकिन हो जाता है। एआई डॉग फाइटिंग की क्षमता जो है वो बहुत जबरदस्त है। एक्सबैट तेजी से मूव कर सकता है, मूवमेंट बहुत फास्ट है, टारगेट को लॉक कर सकता है, सेकंड के हजारवें हिस्से में टारगेट को लॉक करके उस पर अटैक कर सकता है, जो इंसानों के लिए एक नामुमकिन सी बात है जिसे अचीव कर पाना। इसमें स्वॉर्म मोड भी है, एक्सबैट अकेले नहीं लड़ता है, एआई जेट कई ड्रोन को साथ में कंट्रोल कर सकता है। इसे स्वॉर्म वॉरफेयर कहते हैं। जैसे स्वॉर्म ड्रोन आपने सुना होगा, आपने ड्रोन की कोई लेजर शो देखी होगी जिसमें ड्रोन्स एक साथ कोलैबोरेट करके बहुत अच्छी अच्छी आकृति बनाते हैं आसमान में, वो उसी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये स्वॉर्म वॉरफेयर के तहत कई जेट्स को एक साथ इंटीग्रेट करके उसे ऑपरेट कर सकता है, यानी एक दिमाग, कई हथियार, कई फाइटर जेट्स और वॉर का एक अलग लेवल। इसे दुश्मन को घेरने की रणनीति खुद एआई बना सकता है। स्मार्ट है और इकोनॉमिकल है, कम लागत वाला कॉम्बैट ऑप्शन है। F-16 या F-35 से बहुत सस्ता है। F-35 फाइटर जेट की लागत करीब 80 से 100 मिलियन डॉलर के करीब है और एक्स-बैट अपनी कीमत जो है वो 27 मिलियन डॉलर बता रहा है। हालांकि अभी इसे वॉर के मोड में परखा जाना बाकी है। कहते हैं इसमें स्टेल्थ और साइबर सेफ डिजाइन भी दिया गया है। एक्स-बैट स्टेल्थ डिजाइन में बना हुआ है, इसे रडार से पकड़ पाना मुश्किल है। एक्स-बैट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रडार की पकड़ में आता ही नहीं है। इसमें एंटी हैकिंग और साइबर सुरक्षा सिस्टम भी जोड़ा गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी मात देना आसान नहीं है। इसे ड्रोन विंगमैन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसमें मानव पायलट रणनीतिक फैसले लेते हैं और एआई जेट असली ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी मानव पायलट वाले विमान के साथ ड्रोन विंगमैन की तरह भी काम कर सकता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं।
आसमान में बेहद आकर्षक, बेहद घातक शिकारी की तरह घात लगाए हुए, जिसकी आहट तक दुश्मनों को ना हो। ऐसा है एक्सबैट। कंपनी ने जानकारी दी है कि एक्सबैट की पहली वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग टेस्ट फ्लाइट 2026 में की जाएगी। इसके बाद 2028 तक इसकी वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी होगी और 2029 से इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। शील्ड एआई फिलहाल कई अन्य औद्योगिक साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। अब आपको इस कंपनी के बारे में बताते हैं जिसने इस एआई जेट को बनाया है, यानी कि शील्ड एआई। क्या है ये शील्ड एआई? अमेरिकी रक्षा और एरोस्पेस कंपनी है शील्ड एआई। सैन डिएगो कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। एंड्रयू रीटर, रायन सिंह और पूर्व नेवी सील ब्रैंडन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। अमेरिका की सबसे तेजी से बढ़ती डिफेंस टेक कंपनी है। कंपनी एआई और ड्रोन सिस्टम बनाने में बहुत माहिर मानी जाती है। इसका मकसद है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की जगह मिशन पर जा सकें। MQ-35 V-BAT नोवा ड्रोन इसके काफी फेमस प्रोडक्ट रहे हैं। नोवा एक छोटा आकार का एआई संचालित क्वाडकॉप्टर ड्रोन है। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस इसका इस्तेमाल करती है। V-BAT नौसेना और कोस्टल गार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे 2021 में ही नौसेना में सम्मिलित कर लिया गया था। बिना जीपीएस और कम्युनिकेशन के भी V-BAT काम कर सकता है। एक्सबैट युद्ध से के तरीके और हवाई रणनीति, हवाई हमले सब कुछ चेंज कर सकता है। और सबसे खास बात कि इसमें पायलट के जान का नुकसान नहीं होगा। अब किसी भी युद्ध में डायरेक्ट पायलट थ्रेट में नहीं रहेगा। यह पायलट के जीवन को जोखिम से दूर रखता है और ऑपरेशन को अधिक लचीला बनाता है। हालांकि पूरी तरह एआई पर आधारित वेपन सिस्टम के चलते सुरक्षा और कंट्रोल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह खतरनाक भी हो सकता है। एआई ऑपरेटेड है, कनेक्टेड है सिस्टम से। अगर बाय चांस किसी हैकर ने इस फाइटर जेट को हैक कर लिया, फिर क्या होगा? फिर पता चला ऐसा हुआ कि अमेरिका से कोई फाइटर जेट निकला चाइना पर हमला करने के लिए एक्सबैट, लेकिन चाइनीज हैकर्स ने उसे हैक करके वापस अमेरिका की तरफ मोड़ दिया। तो इसकी साइबर सिक्योरिटी पर काम करना बहुत जरूरी है। हमने आपको एआई के खतरे के बारे में भी आगाह किया था, जब मशीनें सारा कंट्रोल ले लेंगी। बाय चांस की इस एक्सबैट ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, या फिर इसे एजीआई ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। फिर क्या होगा ऐसे सिनेरियो में? अगर हम बात करें तो आज कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो जमीन और पानी पर ऑपरेट करते हैं और ये भी पूरी तरह से एआई लैस है। कुछ देशों के पास कुछ हथियार हैं जो एआई सिस्टम से लैस हैं। दुनिया के सबसे बड़े टकराव यानी यूक्रेन और रूस के युद्ध में 2 ऐसे एआई लैस वेपन सिस्टम तैनात है जो युद्ध के मैदान पर कामयाब साबित हुए। पहले वेपन सिस्टम का नाम है मार्कर, जो एआई से संचालित एक छोटा सा टैंक है, और दूसरा वेपन सिस्टम है उड़ान बी। ये भी एक छोटे टैंक की तरह ऑपरेट करता है। इन दोनों हथियारों को रूस ने बनाया है। हालांकि उड़ान बी का फ्रंटलाइन पर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन मार्कर नाम के यूजीवी का रूस ने इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रक्षा जानकारों का मानना है कि मार्कर को भले ही ज्यादा कामयाबी ना मिली हो, लेकिन इस एआई वाले टैंक ने भविष्य के युद्धों के लिए एक सबक जरूर दे दिया है। इनकी खासियत की अगर बात की जाए तो मार्कर के बारे में कहते हैं रूस के एडवांस्ड रिसर्च फाउंडेशन मार्कर एआई, जो संचालित है कॉम्बैट रोबोट प्लेटफॉर्म पर। जमीन पर चलने वाला एक रोबोट, एक एआई सैनिक भी आप इसे कह सकते हैं, जो कहीं भी जा सकता है। मार्कर में सेंसर, कैमरा और खुद को फैसला लेने की क्षमता भी देता है। खुद रास्ता पहचान सकता है, बिना जीपीएस के एआई से टारगेट सिस्टम सेट कर सकता है और दुश्मन की पहचान भी कर सकता है। मार्कर खुद छोटे ड्रोन्स लॉन्च भी कर सकता है और वापस उनको इंटरसेप्ट भी कर सकता है। इसी तरह से उड़ान बी की अगर बात की जाए तो रिमोट कंट्रोल टैंक है जो कि हथियार जैसा दिखता है। अभी इसे पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं माना जा रहा है, पूरी तरह से एआई नहीं है, सेमी ऑटोनॉमस पर इस काम करता है। इसमें स्मार्ट टारगेट पहचान और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है।
यूक्रेन युद्ध ने ही दुनिया को बड़े पैमाने पर ड्रोन इस्तेमाल भी सिखाया और ऐसा ही एक एआई ड्रोन यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन का नाम है स्विच ब्लेड, जो ब्रिटेन से यूक्रेन को मिलता है। युद्ध में मैदान में इस ड्रोन का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। खास करके रूसी सैनिकों की सप्लाई और वाहन को इस ड्रोन ने काफी अटैक किया है। हालांकि यह भी पूरी तरीके से एआई बेस्ड नहीं है, इसमें एआई फीचर्स दिए हुए हैं। अब स्विच ब्लेड ड्रोन की खासियत क्या है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये लॉन्चिंग का तरीका आप देख लीजिए। लॉन्चिंग का तरीका यह है कि इसे बहुत आसानी से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसको बहुत आसानी से हाथ में कैरी किया जा सकता है, कंधे पर कैरी किया जा सकता है। जैसे स्कूल बैग, लैपटॉप बैग कैरी होता है, वैसे इसे आप कैरी कर सकते हैं और ये खुद उड़कर किसी लक्ष्य पर जाकर धमाका कर सकता है। इसे ट्यूब में रखा जाता है, जैसे कि ट्यूब यहां पर आप देख रहे हैं। इसे ट्यूब से बाहर निकालकर तुरंत लॉन्च किया जाता है और ये वन टाइम यूज है। एक बार स्विच ब्लेड आपने यूज कर लिया, उसके बाद खत्म। ऑपरेटर ड्रोन लॉन्च करता है, ड्रोन ऊपर मंडराता है और कैमरा के माध्यम से टारगेट जो है वो सिलेक्ट होता है और फिर ड्रोन सीधे जाकर टारगेट पर खुद ही ब्लास्ट कर जाता है। वो ब्लास्ट वाले मोड में जब आता है तो ठीक वैसा दिखेगा जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं। रूस की तरह अमेरिका के पास भी एआई से लैस एक वेपन सिस्टम है। इसका नाम है CIWS, यानी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम। यह अमेरिकी नेवी के जहाजों के लिए बनाई गई रक्षा प्रणाली है। CIWS नौसेना के लिए बनाया गया है। 24 किलोमीटर दूर से दुश्मन की पहचान कर सकता है। रक्षा प्रणाली का रडार एआई आधारित है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन के ड्रोन नाव का पता लगा सकता है। जवाबी फायरिंग के लिए एक गैटलिंग गन लगी हुई है। यह गन सिर्फ 1 सेकंड में 75 राउंड दाग सकती है। इसका फायरिंग रेट 4500 राउंड पर मिनट है। इसके जरिए 3.5 किलोमीटर दूर तक टारगेट कर फायर करने की क्षमता है और 200 नौसैनिक जहाजों पर यह प्रणाली अब तक अमेरिका ने फिट भी करवा दी है। अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, भारत, दक्षिण कोरिया, ये सभी देश एआई डिफेंस सिस्टम पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत ने लेजर वेपन शो किया था और आसमान में उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को लेजर वेपन से मार गिराया। दुनिया में पूरी तरह से एआई सिस्टम से लैस हथियार बहुत कम है जो कंप्लीट एआई बेस्ड है। लेकिन टाइम के साथ अब एआई हथियारों की रेस भी बढ़ती जा रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोल्ड वॉर के समय दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ मची थी। अभी जो देश ताकतवर हैं वो एआई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। उनके पास एआई सिस्टम है, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने के लिए इंसानों की जरूरत भी होगी। चाहे वो इजराइल का आयरन डोम हो, अमेरिका का MQ-9 रीपर हो, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, और अगर भारत के हवाई रक्षा सिस्टम की बात की जाए तो भारत ने आकाश तीर को एआई से लैस किया है, जो बिना इंसान के फैसले लेने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम भारतीय थल सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स में लगी हुई है और बहुत तेजी से इन्हें बढ़ाया भी जा रहा है, लगाया भी जा रहा है। आकाश तीर का नाम आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी। कहते हैं आकाश तीर उस वक्त इतना कारगर था कि पाकिस्तान से आने वाले किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को, किसी भी ड्रोन को न सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहा था बल्कि तुरंत मार गिराया जा रहा था। और यह सब संभव हो रहा था एआई के फीचर की वजह से। एआई की मदद से सभी किस्म के रेडार और सैटेलाइट की जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे ही किसी भी रेडार या सैटेलाइट से पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल की जानकारी मिलती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह जानकारी आकाश तीर डिफेंस सिस्टम तक पहुंचाई जाती है। एआई से मिली जानकारी के आधार पर आकाश तीर रॉकेट अपनी दिशा और रफ्तार तय करते थे। आकाश तीर ने पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 200 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए। इसके साथ ही तकरीबन 50 छोटी और बड़ी मिसाइलें भी आकाश तीर ने नष्ट की। एआई से लैस होने की वजह से आकाश तीर का स्ट्राइक रेट 100% था और यह पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था। ये ऐसा कैसे हो रहा है? सारे ड्रोन्स हवा में ही मार गिराए जा रहे हैं। लोगों ने इससे पहले ऐसा नजारा या तो आयरन डोम का देखा था
या उससे पहले किसी और देश के डिफेंस इक्विपमेंट्स में देखी होंगी या फिर कभी फिल्मों में देखी होंगी। लेकिन यहां जो दिखा आकाश तीर का जलवा वो इमेजिन से भी आगे था, वो सोच से भी परे था, क्योंकि आकाश तीर ने भारत को सुरक्षित रखने में एआई की मदद ली और उस एआई तकनीक को देखकर दुनिया ने अपने दांतों तले उंगली दबा दी। भारत में डीआरडीओ और बीएल जैसी संस्थाएं 75 से अधिक एआई आधारित हथियार प्रणाली बना चुकी हैं, जिनमें ड्रोन मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। एक वक्त था कभी मशीनें इंसान के इशारों पर चला करती थी या फिर इंसान के हुक्म पर या कमांड पर चला करती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है और 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि मशीनें खुद सोचने लग गई हैं। हर दौर में एक क्रांति हुई, चाहे वो आग ढूंढने की क्रांति रही हो, चाहे वो चक्का बना लेने की क्रांति रही हो। जो ये रिवॉल्यूशंस आए, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। एआई हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान के बाद एआई मान लीजिए आप, हर क्षेत्र की ताकत बन चुका है। एआई हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहा है। एआई हथियारों का दौर अब युद्ध और सुरक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति ला रहा है। अब जंग सिर्फ बंदूक नहीं, एल्गोरिदम की भी है, इंफॉर्मेशन की भी है, अपडेट्स की भी है, रफ्तार की भी है। अब बारी है आसमान की ओर। पूरी दुनिया को उस दिन का इंतजार है जब एआई आधारित फाइटर जेट आसमानी युद्ध में अपनी ताकत दिखाएगा। हालांकि एआई अब कानून, नीति और नैतिकता की चुनौती भी बन चुका है। कौन तय करेगा कि मशीन का फैसला सही है या गलत है? और क्या कभी ये एआई इंसानों के खिलाफ नहीं जाएगा? ऐसी कुछ फिल्में बनी हैं जिसमें एआई को इंसानों के खिलाफ जंग लड़ते हुए दिखाया गया। हालांकि उनका कनेक्शन स्थापित नहीं कर रहा मैं, लेकिन बस एक इशारा कर रहा हूं कि कभी ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। खैर, बात तकनीक की हो रही है, बात डेवलपमेंट की हो रही है, बात विकास की हो रही है, तो इस फाइटर जेट का इंतजार जरूर रहेगा दुनिया को। 2026 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट होगी, तब भी हम आपको खबर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे। अब एक और बड़ी खबर की चलते हैं, ले चलते हैं आपको तंजानिया, एक छोटा और शांत देश। दुनिया के दक्षिणी छोर पर हिंद महासागर के किनारे बसा तंजानिया इस वक्त किस स्थिति में है आपको दिखाते हैं। ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं ये हिंसक हो चुका है, क्योंकि तंजानिया इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल और हिंसा के दौर से गुजर रहा है। वहां के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को एक बार फिर से सत्ता की चाबी मिल गई है, लेकिन जीत सवालों के घेरे में है, क्योंकि चुनावी नतीजों के साथ ही देश में हिंसा, आगजनी और मौत का तांडव देखने को मिला है। तंजानिया में हिंसा की आग देखी जा रही है। पिछले 3 दिन से यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। यह सन्नाटा डर का है और मातम का है, क्योंकि चुनाव के नाम पर शुरू हुआ खून खराबा अभी तक थमा नहीं है और अब यह दहशत का मंजर बन चुका है। अफ्रीकी देश तंजानिया में हुए आम चुनाव के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसकी वजह से पूरे देश में कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट सेवा रोकनी पड़ी। तंजानिया के शहरों में हुए इन प्रदर्शनों में ज्यादातर युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और चुनाव को बताकर, अवैध बताकर उसे निरस्त करने की मांग करने लगे। राष्ट्रपति सामिया हसन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया। इस बीच तंजानिया की मुख्य विपक्षी पार्टी चाडेमा ने दावा किया है कि देश भर में 3 दिन तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शन में 700 लोग मारे गए, जिनमें अकेले दार एस सलाम में 350 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुआवजा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सरकार ने अब तक, आपको तस्वीर दिखाते हैं, अब हिंसक तस्वीरें देखिए आप, क्योंकि सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया, इसलिए कहा जा रहा है ये आंकड़े और ज्यादा बड़े हो सकते हैं। इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो इसमें
बढ़ोतरी हो सकती है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। कहा है कि कुछ छिटपुट घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था बहाल की जा रही, लेकिन ये घटनाएं छिटपुट देख के तो नहीं लग रही। प्रदर्शनकारियों के पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद तंजानिया के कई हिस्सों में अशांति फैल गई और ये 3 दिन से जारी है। अब आपको बताते हैं कि तंजानिया में आखिर हिंसा क्यों भड़की है, हिंसा के पीछे की वजह क्या रही है। तंजानिया में 29 अक्टूबर 2025 को आम चुनाव हुए। विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति की पार्टी के लीड में रहने की खबर आई। चुनाव परिणाम से पहले ही विरोध प्रदर्शन हुए। सड़कों पर जश्न नहीं मनाया गया, बल्कि गुस्सा फूट पड़ा। विपक्ष ने इन चुनाव को पहले से तय नाटक बताया था। गुस्साए लोग पोस्टर फाड़ने लगे, आगजनी की गई, लोगों की भिड़ंत तो सुरक्षा बलों से हो गई। अब जाकर तंजानिया के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति सामिया हसन को लगभग 97.6% वोट मिले। परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने सत्ता में 5 साल के लिए अपनी अगली कार्यकाल की शुरुआत भी कर दी। लेकिन विपक्षी दलों का यह कहना है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। इस राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव ने देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। मुख्य विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर किए जाने और सरकार द्वारा दमन की शिकायतों के बाद देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। राजधानी दार एस सलाम में कई बड़े जो इलाके हैं और इस शहर समेत कई बड़े ऐसे शहर हैं जहां लोग सड़कों पर उतर आए, जैसे कि दार एस सलाम का नाम मैंने आपको बताया, फिर मुआंजा, डोडोमा, जांजिबार में चारों ओर आग की लपटें दिख रही हैं। जलते टायर और गोलियों की आवाज सुनने को मिल रही है। सरकार ने तुरंत रेस्क्यू और साथ ही साथ कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट को भी यहां से हटा दिया गया, ब्लैकआउट कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये देश किसी डिजिटल अंधकार में चला गया हो, क्योंकि वहां से अब कोई ताजा तस्वीर भी नहीं आ पा रही है। विरोध कर रहे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ रहा है और लोग कहने लगे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और राजधानी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद फौज को मैदान में उतरना पड़ा। अब मुख्य विपक्षी पार्टी चाडेमा जो है उसके बारे में भी समझ लीजिए, जिसे चुनाव लड़ने से रोका गया था। दावा है कि करीब 700 लोगों की मौत हुई है। पार्टी ने आंकड़ा अस्पतालों और हेल्थ क्लिनिक से जुटाई है। जानकारी दी जा रही है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि विश्वसनीय रिपोर्ट के मुताबिक महज 10 लोगों की मौत हुई है और 3 शहरों में जाने गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तंजानिया की स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। जांजिबार, जो कि तंजानिया का सेमी ऑटोनॉमस इलाका और बड़ा टूरिज्म हब है, वहां राष्ट्रपति हुसैन मुईवी को 78.8% वोट मिलने की घोषणा हुई है। विपक्षी दल एसीटी वजालेंडो ने इन नतीजों को पूरी तरीके से फर्जी बताया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोगों की आवाज छीन ली गई है। न्याय का एक ही रास्ता है, दोबारा चुनाव। हिंसा से पहले भी कई मानवाधिकार संगठनों ने चिताया था और इस बार चुनाव के दौरान दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। कई विपक्षी नेताओं के अपहरण और धमकाने के मामले भी सामने आए हैं।
अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति सामिया हसन के बारे में, जिन्होंने 2021 में जॉन मागुफुली की मौत के बाद सत्ता संभाली थी। अब अपनी पार्टी और सेना दोनों के भीतर विरोध झेल रही हैं। कौन है ये सामिया हसन? सामिया सुलुहु हसन के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो इनका पूरा नाम है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2015 से 2021 तक उपराष्ट्रपति रहीं। मार्च 2021 में राष्ट्रपति की अचानक मौत के बाद इन्हें पद मिला। साल 2000 में राजनीति में कदम रखा और जांजिबार की प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा पहुंची। 2015 में बनी देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति, सत्ता की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक रही। सामिया की शुरुआत में राजनीतिक दमन को कम करने के लिए प्रशंसा की गई थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपने विरोधियों की आवाजों को ही कुचलना शुरू कर दिया। चामाचा पार्टी से सामिया सुलुहु संबंध रखती है, जिसने साल 1961 में देश की आजादी मिलने के बाद से शासन किया है। तंजानिया की राजनीति में सामिया हसन का नाम आज सत्ता, संघर्ष और विवाद तीनों का प्रतीक बन चुका है। एक महिला जिसने इतिहास रचा, अब उसी इतिहास को लेकर वही महिला सवालों के घेरे में है। अब तंजानिया के बारे में भी जल्दी से जान लीजिए। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जिसकी पहचान शांति, राजनीति और विकास के लिए होती है, यानी कि पीसफुल पॉलिटिक्स देखी जाती है। लेकिन 2015 के बाद से ही सब कुछ बदल गया। राष्ट्रपति मागुफुली के शासन में विपक्ष पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी गई। मीडिया पर सख्ती, मानवाधिकार हनन के आरोप बढ़ने लगे। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं था जब तंजानिया में हिंसा की आग भड़की। 2015 से कई बार तंजानिया में हिंसा की आग भड़कती रही है। कब कब यह स्थिति बनी तंजानिया में, यह भी आप देख लीजिए। 2015 से 16 चुनावी असंतोष के कारण कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। फिर इसके बाद बताया जाता है कि 2015-16 में विपक्षी दलों ने चुनाव परिणाम को लेकर फिर सवाल उठाए और राष्ट्रपति जॉन मागुफुली के चुने जाने पर धांधली का आरोप लगाया। फिर आ जाइए 2019, चुनाव सुधारों और स्वतंत्र चुनाव आयोग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाने लगा। फिर विपक्षी पार्टियों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। फिर आ जाइए 2020, जहां मागुफुली जो है वो फिर से सत्ता में लौटे। विपक्ष ने कहा कि मतदान में धांधली हुई है, पुलिस से झड़पें हुई और कई लोगों की जान चली गई। कम से कम 18 लोग मारे गए थे। 2022-23 में मसाई भूमि विवाद से एक असंतोष फैल गया। मसाई भूमि विवाद एक पारंपरिक जनजातीय समुदाय, ये भूमि जो है वो उस जनजातीय समुदाय के पास है, लेकिन सरकार ने जो वहां पर एक स्पेसिफिक इलाका है वहां पर पर्यटन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जहां पर ये लोग रहते हैं जनजाति। और सरकार के इस फैसले से बहुत गुस्सा फैल गया ग्रामीणों में। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच भयंकर झड़प शुरू हो गई। झगड़ा मानवाधिकार और जमीन के हक को लेकर जारी था, जो अब भी जारी है। 2024 में विपक्षी पार्टी चाडिमा को प्रदर्शन की अनुमति मिली, लेकिन राजनीतिक बदलाव की मांग को हवा दी गई। यहां पर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठे। उसके बाद चुनाव की गुहार लगाई गई कि भैया आप चुनाव दोबारा करवाइए। फिर अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को 98% वोट मिले। फिर विपक्ष को यकीन नहीं हुआ। विपक्ष और जनता सड़क पर उतर गए। कई जगह पर आगजनी कर दी गई, इंटरनेट बंद करना पड़ा, सेना की तैनाती करनी पड़ी। तंजानिया एक बहुत खूबसूरत देश है दर्शकों, कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता के लिए बड़ा जाना जाता है। यहां माउंट किलिमंजारो मौजूद है, नाम तो सुना ही होगा आपने। जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित तंजानिया है, वहां हिंद महासागर के किनारे बसा देश है। तंजानिया अफ्रीका के सबसे शांतिप्रिय देशों में गिना जाता है। यहाँ करीब 120 जनजातियां हैं। मसाई जनजाति यहाँ की पहचान है, जो लाल पोशाक और पारंपरिक भाले के लिए फेमस है। आपको बता दें कि तंजानिया में भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। तंजानिया की कुल आबादी 7 करोड़ है।
इस देश में 60,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। करीब 20,000 भारतीय यहां काम करते हैं। जीडीपी तकरीबन 85 अरब डॉलर के पास है। विकास दर भी ठीक है, 5 से 6%। अफ्रीका की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत संविधान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। तंजानिया में भारतीय कंपनियों की संख्या 500 से ज्यादा है। भारत तंजानिया को दवाइयां, कपड़े, तकनीक में मदद करता है। चीन, भारत और यूएई से भारी निवेश तंजानिया में आता है। हालांकि यह बात भी उतनी सच है कि यहां बेरोजगारी और गरीबी अभी एक बड़ी समस्या है, लेकिन यहां की अर्थव्यवस्था कई सेक्टर पर डिपेंड करती है, वो भी जान लेते हैं। यहां की अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे मजबूत बैकबोन है यहां की एग्रीकल्चर। देश में 65% आबादी खेती से जुड़ी हुई है। उगता क्या क्या है? चाय, कॉफी, कपास, गन्ना, तंबाकू, मक्का, और यह भी है दावा कि कृषि से ही सबसे ज्यादा रोजगार और निर्यात किया जाता है। अच्छा, गोल्ड माइनिंग का भी एक बहुत बड़ा हब है तंजानिया, शायद आपको जानकारी होगी। कहते हैं 80% माइनिंग एक्सपोर्ट सोना का होता है यहां से। इसके बाद टैंजनाइट, हीरा, कोयला, प्राकृतिक गैस भी निकाला जाता है। टैंजनाइट तंजानिया में ही मिलने वाला एक दुर्लभ रत्न है। भारत, चीन और कनाडा जैसी विदेशी कंपनियों का यहां निवेश है। कुल निर्यात का 50% से ज्यादा हिस्सा खनन से आता है। लगभग 15% का हिस्सा पर्यटन को जीडीपी से देता है। हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, इसमें विदेशी मुद्रा की आमद होती है। तंजानिया अफ्रीका के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। तंजानिया में 22 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं। सेरेंगेटी नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा, यह सबसे फेमस है दुनिया में। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी, जिसे किलिमंजारो के नाम से जाना जाता है, यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। ज़ांज़िबार का स्पाइस जो है टूर, वो बहुत प्रसिद्ध है। सर्विस और इंडस्ट्री जान लीजिए क्या पे। दार ए सलाम तंजानिया का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। निर्माण, बैंकिंग, दूरसंचार और ऊर्जा सेक्टर जैसे तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का विजन यह है कि 2030 योजना से जो है वो इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए और जो है वो विकास किया जाए किसी तरह से तंजानिया का। लेकिन तंजानिया में करप्शन को लेकर जो सवाल उठते हैं और जो विपक्षी दल बार बार हार जाते हैं, उसको लेकर अब हालात थोड़ी ठीक नहीं है। 700 लोगों की जान जा चुकी है, ऑफिशियल आंकड़ा आना बाकी है। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अमेरिका के एक और नए कलेश की। H-1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अब सख्ती बढ़ाते जा रहे हैं और अमेरिका में एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। अमेरिकी सरकार ने पिछले महीने H-1B वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी तकरीबन 88 लाख रुपए करने का फैसला किया था। इसका मकसद विदेशी कामगारों पर निर्भरता कम करना है, लेकिन इस बार ट्रंप वीजा पॉलिसी को लेकर अपने ही देश में घिर गए। इस बार अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो H-1B वीजा पर लगाए गए बैन और $1 लाख की अतिरिक्त फीस वाली नीति पर दोबारा विचार करें। कैलिफोर्निया और टेक्सास से जुड़े 4 प्रमुख सांसदों जिमी पनेटा, अमी बेरा, सालुद करबाजुल और जूली जॉनसन ने खत लिखकर ट्रंप से इस नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सांसदों का कहना है कि यह कदम अमेरिका भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिकी आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीढ़ है, यानी कि बैकबोन है। अगर यहां से चले गए तो अमेरिका धराशायी हो सकता है। सांसदों ने कहा है कि राष्ट्रपति का आदेश रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स H-1B वीजा पर कई नई शर्तें और भारी फीस लगा रहा है, जिससे अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर और भारत अमेरिका साझेदारी पर बुरा असर हुआ। सांसदों ने लिखा है कि हाल ही में भारत दौरे पर गए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं और हमने देखा है कि H-1B वीजा कार्यक्रम न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है, बल्कि हमारे भारत के रिलेशन और अमेरिकी भारतीय समुदाय के लिए भी जरूरी है।
सांसदों ने ट्रंप से इस बात की अपील की है कि वो इस आदेश को तुरंत निलंबित करें और H-1B कार्यक्रम पर दोबारा विचार करें ताकि अमेरिकी कंपनियों को दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों तक पहुंच जो है उसकी बनी रहे। लेटर में सांसदों ने चीन में AI और उन्नत तकनीक का निवेश में हवाला देकर दिया है, जबकि चीन बेहतर निवेश में आगे बढ़ रहा है। तब अमेरिका को अपनी प्रणाली मजबूत बनाए रखने के लिए दुनिया के सबसे टैलेंटेड वर्कर्स को आकर्षित करना चाहिए। सांसदों ने कहा है कि भारत जैसे देशों से आने वाले टैलेंट अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और रक्षा उद्योग को मजबूत बनाते हैं, स्किल को और ज्यादा शार्प करते हैं। सांसदों ने यह भी तर्क दिया कि हाई फीस से छोटे स्टार्टअप्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को नियुक्त करना लगभग असंभव हो जाएगा। उनके मुताबिक यह नीति केवल बड़ी कंपनियों के पक्ष में जाएगी, जबकि अमेरिकी इनोवेशन की छोटे व्यवसायों और उभरते स्टार्टअप्स में छिपी हुई है। यानी अमेरिका जानता है कि इंडियन टैलेंट उसके लिए कितना जरूरी है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं जानते हो, या फिर जान के भी वो मागा के रूट पर इस वक्त चल रहे हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने के लिए वो चाहते हैं अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और अमेरिकियों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले। लेकिन अमेरिका जॉब दो चीजों को देखकर देता है, एक तो स्किल अव्वल है और दूसरा प्राइस पॉइंट। इंडिया के स्किल उन्हें एक अच्छे रेट पर मिल जाते हैं, जबकि वही स्किल अगर यूएस से हार्बर करेंगे, अमेरिका से ही हार्बर करेंगे, तो उन्हें डबल ट्रिपल या उससे ऊपर की सैलरी ब्रैकेट में जाना पड़ेगा, जो वहां की कंपनी के लिए उनके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के लिए भी ठीक नहीं है। और कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वो तभी अच्छे से रन करती है जब वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो। इसलिए अब अमेरिका में बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस नए आदेश के बाद, वीजा फीस बढ़ाने के बाद, वहां की कंपनियां इंडिया से टैलेंट हार्बर नहीं कर पाएंगी। अब इसमें अमेरिका का नुकसान लोगों को लग रहा है, अमेरिकियों को लग रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं लग रहा है। शायद देखना होगा कि दूरगामी प्रभाव क्या होता है, इस फैसले का इंपैक्ट क्या होता है फ्यूचर में अमेरिका पर, यह पता चलेगा कुछ सालों के बाद। वर्ल्ड नाउ में बात उस हमले की जिससे सुपर पावर को दहलाने की साजिश की जा रही थी। अमेरिका ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। इस बार आतंकियों ने अमेरिका में मनाए जाने वाले हैलोवीन फेस्टिवल को निशाना बनाने का प्लान किया था। अमेरिका का हैलोवीन वीकेंड एक तरह त्योहार की तरह मनाया जाता है। इसका तरीका दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस बार के हैलोवीन पर आतंकियों की नजर गड़ी हुई थी, हालांकि समय रहते सुरक्षा एजेंसी FBI ने इसे डिकोड कर लिया और समय रहते FBI की टीम ने एक्शन लिया और हमले को नाकाम कर दिया गया। संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है, हमले को नाकाम कर दिया गया है। FBI के निदेशक काश पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि हमले की साजिश रचने के आरोप में कई लोगों को डियरबॉर्न से गिरफ्तार किया गया है।